Assalamualaikum students, I hope you all are good and doing well in your studies. Welcome to the next lecture of Computer Science Class 10. थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एरर, उसके टाइप्स के बारे में, फ्लो चार्ट में क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, एल्गोरिथम हम जो है वो क्यों डेवलप करते हैं, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो इंक्लूड है उसके अंदर डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स, यानी हम लोग वैल्यू किस तरीके से देंगे, इसके अलावा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो बेसिक लैंग्वेज है वो डेवलप क्यों की गई या उसका मेन पर्पस क्या था। तो बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था जॉन कैमेनी और थॉमस कर्ज ने, बनाया था इसे 1963 में डारमाउथ कॉलेज यूएसए के अंदर। बेसिक लैंग्वेज को बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि स्टूडेंट्स को इनिशियल कॉन्सेप्ट्स हों प्रोग्रामिंग के, यानी प्रोग्राम बनता किस तरीके से है, उसे इनपुट किस तरीके से दी जाती है, उस पर प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है, आउटपुट उसमें से कैसे लिया जाता है। इसके अलावा जो ग्राफिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें वो चीज़ें भी शामिल की गई थी ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि अगर हमने कोई ड्राइंग करनी है, बेसिक ड्राइंग, ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स ड्राइंग हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो बेसिक ड्राइंग किस तरीके से होती है, शेप्स किस तरीके से बनती हैं, उसमें कलरिंग किस तरीके से की जाती है, वो हम लोग जो है वो इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिक के अंदर 2 मोड होते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन यानी काम करने के तरीके। तो बेसिक के अंदर जो है वो 2 मोड होते हैं जिनको हम कहते हैं, एक तो डायरेक्ट मोड और दूसरा इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मोड के अंदर जो है वो प्रोग्राम नहीं लिखा जाता बल्कि एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट के अंदर आपकी स्टेटमेंट होती है और आप लोग जैसे ही उसको एंटर करते हैं वो एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये एग्जांपल देखें जो फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर, तो अगर आप गौर करें इस पर लिखा हुआ है प्रिंट और आगे लिखा हुआ है 786 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको डायरेक्ट मिल गया है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती हैं, इनका फिर बाकी मेमोरी में रहने का कोई वजह नहीं बनती। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट मोड है वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि इनडायरेक्ट मोड जो है प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपका इनडायरेक्ट मोड जो है वो इन्होंने दिया हुआ है नीचे बॉक्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर जो स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर से स्टार्ट हुई हुई है। लाइन नंबर 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। तो बेसिकली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक लाइन से स्टार्ट होती हैं और देन फिर उनके आगे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये जो मोड है ये बेसिकली प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक गेम की, तो गेम में आप लोग ये देखते हैं कि खाली एक करेक्टर नहीं होता, उसके ड्रेसिंग स्टाइल होता है, जिस एनवायरनमेंट में वो मूव कर रहा होता है वो एनवायरनमेंट क्रिएशन होती है, कार की अपनी प्रोग्रामिंग होती है। इसके अलावा वॉइस जो है वो यानी आवाज़ पीछे जो है साउंड बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी मिल के एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो यही हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास लाइंस है वो बेसिकली हर उसके फंक्शन है आपके गेम के जो कि शामिल कर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है एक गेम के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, तो लिहाजा उसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स का आना ज़रूरी होता है। तो इनडायरेक्ट मोड जो है वो बेसिकली प्रोग्राम लिखने के लिए होता है और प्रोग्राम लिखने के लिए कई सारी स्टेटमेंट्स हमें शामिल करनी पड़ती हैं और हर स्टेटमेंट को इसीलिए हमें लाइन नंबर से शो करना पड़ता है। डिफरेंस ले लें तो डायरेक्ट मोड का हमें फिर फ़ायदा क्या होगा। डायरेक्ट मोड का हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट मोड में यानी विदाउट लाइन नंबर लगा के उसका सोल्यूशन पहले देख लेते हैं कि बेसिकली इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो डायरेक्ट मोड इन केस के डिबगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास टॉपिक है बेसिक कमांड और बेसिक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो बेसिक कमांड के बारे में पढ़ लें। बेसिक कमांड क्या होती हैं। बेसिक कमांड जो है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होती हैं कि जब आप बेसिक कमांड का कोई भी यानी बेसिक की कोई भी कमांड आप मेंशन करते हैं तो उससे आपका जो जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं वो सारी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कमांड के लिए आपको कोई लाइन नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आप चाहें तो लाइन नंबर के थ्रू इन्हें मेंशन कर सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि इन्हें लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बेसिक स्टेटमेंट क्या है। बेसिक स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं,
यानी हम कह सकते हैं ये सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन है जो आपके प्रोग्राम में लिखी जाती हैं और स्टेटमेंट मिलके ही आपकी कमांड बनती हैं। तो लिहाजा ध्यान में रखें इस चीज़ को कि स्टेटमेंट के लिए हमें लाइन नंबर रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद IDE के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बेसिक लैंग्वेज का जो IDE है इसका हमें एडवांटेज क्या है। बेसिक लैंग्वेज का IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें ये सहूलत देता है कि हम इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को फॉर फ्यूचर यूज़। इसके अलावा अगर प्रोग्राम कोई सेव है तो हम उसे मेमोरी में अगेन लोड भी कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रोग्राम क्रिएट कैसे किया जाता है बेसिक के अंदर और उसे सेव कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट करने के कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिक प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट्स और कमांड्स को मिलके बनता है। आपने जब भी कोई स्टेटमेंट लिखनी है बेसिक प्रोग्राम के अंदर तो उसे लाइन नंबर से स्टार्ट करना मस्ट है। अगर आप लाइन नंबर मेंशन नहीं करते तो इट मींस कि आप लोग डायरेक्ट मोड में हैं और डायरेक्ट मोड में वही बात आ जाती है कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो लिखते ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो आपके कंप्यूटर में रहेगी नहीं। ठीक है, तो अगर तो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इट शुड बी स्टार्ट विद द लाइन नंबर। इन लाइन नंबर्स की रेंज क्या है। इन लाइन नंबर्स की रेंज है 0 से 65529, यानी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 65,530 लाइंस जो है वो हम बेसिक में लिख सकते हैं। ठीक है, और हर लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, हर लाइन के अंदर 255 कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इन केस के अगर आपको ज़रूरी हो कि एक ही लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दें तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो कॉलन का होता है। यानी मिसाल है कि मैंने लिखा ए रेशियो इसके साथ बी, तो इट मींस के ए पहले स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट होगी देन फिर जो है वो बी होगी, तो ये टर्न बाय टर्न एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके अलावा बेसिक लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्टेटमेंट हैं वो लाइन नंबर से स्टार्ट होंगी। तो आप जब कहें कि भाई लाइन नंबर अगर हमसे आगे पीछे हो जाए तो हम क्या करें उसका, तो बेसिक लैंग्वेज जो है वो इसको मैटर नहीं करता। बेसिक लैंग्वेज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही लाइन नंबर्स को एग्जीक्यूट करता है। लेट्स से कि आपने लाइन नंबर 60 पहले लिखी हुई है और 45 जो है वो आपने बाद में मेंशन कर दी है, तो बेसिक ने जो करना है वो पहले 45 को एग्जीक्यूट करना है, देन 46, 47, 48, 49 और फिर वन बाय वन करते करते इसने जो है वो 60 तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपसे कंप्लेन करेगा कि भाई आपने लाइन नंबर पहले 60 लिखी हुई है तो मैंने तो पहले लाइन नंबर 60 को ही एग्जीक्यूट करना है देन फिर जो आ रही है, और अगर 45 एंड में है तो मैंने 45 को एग्जीक्यूट करना है। ऐसी बात नहीं है। बेसिक लैंग्वेज जो है वो अपने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ही प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। प्रोग्राम जब आपने लिख लिया तो उसे सेव करना है। अब ये सेव करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहले तो हम लोग दो तरीके हैं हमारे पास कि हम या तो शॉर्टकट की प्रेस कर दें कीबोर्ड से जो कि है F4 की, या फिर हम लोग जो है वो सेव लिख दें। सेव लिख के जब हमने एंटर किया तो ये सेव का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेव करने के बाद अगला हमारा टास्क आता है कि हमने प्रोग्राम को अपनी फ़ाइल को जो है वो नाम दे देना है। ठीक है, तो आपने नाम दे दिया आपने, और जाहिर सी बात है कि इन्हें आपने कोट्स के अंदर लिखना है, यानी डबल कोमा के जो है वो लगा के इनका नाम लिख देना है।
ठीक है। और नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, एंटर की प्रेस कर देनी है, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रोग्राम को सेव करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोग्राम को लोड करना। प्रोग्राम लोड किस तरीके से किया जाता है, प्रोग्राम लोड करने के लिए, या इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लोड का मतलब क्या होता है। लोड का मतलब यह है कि एक प्रोग्राम अगर आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कि कोई हार्ड डिस्क है उसके अंदर सेव हुआ है तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, उसे रैम के अंदर हमें पहले लेके आना होता है, और फिर रैम के बाद रैम में जब वो आ जाता है देन फिर हम उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम को लोड करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम को लोड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो दो तरीके हैं कि या तो आप शॉर्टकट की लिख दें जो कि F3 है, ठीक है, या फिर आप सिंपल लोड लिख दें कीबोर्ड के थ्रू और एंटर कर दें। जब आप लोड करेंगे प्रोग्राम को तो आप जो है कंप्यूटर आपको एक ऑप्शन दे देगा कि भाई आप यहाँ पे लोड के साथ क्या करें, फ़ाइल का नेम भी जो है मेंशन कर दें, और आपको यहाँ पे प्रॉपर उसका एड्रेस देना ज़रूरी होता है कि ये फ़ाइल कहाँ पर है। ठीक है, विद नेम। तो आप लोग जो है लोड लिखेंगे, लोड लिखने के बाद कोर्स के अंदर जो है वो उस फाइल का नेम मेंशन कर देंगे, और देन फिर जो है वो एंटर की प्रेस कर देंगे, तो जो आपकी फ़ाइल है वो लोड हो जाएगी। ठीक है। इतना ध्यान में रखें कि जो बेसिक प्रोग्राम है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है डॉट बेस। ठीक है। तो जब भी आपने फ़ाइल जो है वो लोड करवानी है बेसिक से, तो आपने उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट बेस रखनी है, डॉट exe या इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रोग्राम को लोड करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से मतलब ये होता है कि जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं इनके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क किया जाए। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि प्रोग्राम को लोड होना चाहिए मेमोरी यानी रैम के अंदर। जब तक वो रैम के अंदर लोड नहीं होगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है रैम के अंदर, और देन फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के भी दो तरीके हैं कि या तो आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर दें, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, या फिर जो है वो सिंपल कीबोर्ड से रन लिखें और एंटर प्रेस कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करवानी है, यानी प्रोग्राम के ऊपर वर्किंग शुरू करनी है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, और ये लॉन्ग है हमारा, इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, इसको समझ लें अच्छे से। यानी बेसिक में प्रोग्राम लिखने के लिए जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं या कुछ की चीज़ें हैं वो हमें जहन में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट इसका कि जितने भी बेसिक स्टेटमेंट हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लाइन नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप लोग प्रोग्राम को या स्टेटमेंट को अगर आप लाइन नंबर से नहीं मेंशन करते तो इट मीन्स कि आप डायरेक्ट मोड में हैं, फिर आपका प्रोग्राम नहीं बनता। अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपको लाइन नंबर से ही इसे स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर आप बेसिक प्रोग्राम आपने लिखे हैं तो बेहतर है कि आप उन्हें एंड स्टेटमेंट से एंड कर दें। ठीक है, ताकि कंप्यूटर को भी आइडिया हो जाए, बेसिक को भी आइडिया हो जाए कि बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो इतनी ही लाइंस के ऊपर था, इससे आगे आपका प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एंड स्टेटमेंट यूज़ करें। एक मतलब अगर फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई है तो इट मीन्स के वो फाइल में जितनी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं वही एग्जीक्यूट होंगी। तो अगर आप ना भी एंड जो है वो स्टेटमेंट वहाँ पे शो करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा कि लाइन नंबर्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए।
यानी लाइन नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर सेम लाइन नंबर होंगे, लेट्स से कि लाइन नंबर 30 जो है वो 2 मरतबा मैंने मेंशन कर दी है, तो बेसिक जो है वो इस चीज़ में ख़ुद कंफ्यूज हो जाएगा। इवन हम भी जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर जो है वो सेम लाइन नंबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि लाइन नंबर 30 पहली वाली जो है वो पहले एग्जीक्यूट करनी है या दूसरी वाली एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो लाइन नंबर जो है वो उनको अलग अलग होना ज़रूरी है, उनके रिपीटिशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर तो बेसिक स्टेटमेंट के को सेपरेट करना यानी एक लाइन के अंदर 2 स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी हो जाए, तो जो साइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कॉलन का है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि दो अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, लेट्स से कि भाई ए है और बी है, तो इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ कॉलन लगा के। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले ए जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर जो है वो बी एग्जीक्यूट करेगा। और इसी तरीके से अगर मैं लिख दूँ ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इट मीन्स के पहले ए एग्जीक्यूट होगा, देन बी और देन फिर सी। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट कि बेसिक में जो है कोई भी वेरिएबल आप लोग विदाउट डिक्लेरेशन उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हमें पहले वेरिएबल बना के उसका मीनिंग और उसकी जो टाइप है उसको बताना पड़ता है कि ये इंटीजर डेटा यानी इसके अंदर न्यूमेरिक स्टोर होगा, अल्फ़ाबेट स्टोर होगा, या जो है वो कोई डेसिमल वैल्यू को इसके अंदर स्टोर होगी। जबकि बेसिक के अंदर विदाउट डिक्लेरेशन यानी विदाउट उसके टाइप को बताए हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि बेसिक में वेरिएबल या लाइन नंबर्स की जो अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइन नंबर 40 जो है वो आप लाइन नंबर 60 जो है लाइन नंबर 40 से पहले आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ने जो एग्जीक्यूट करना है वो अपने असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, लाइन नंबर 90 को अगर आपने लाइन नंबर 60 से पहले मेंशन कर दिया है तो बेसिक आपको कंप्लेन नहीं करेगा। बेसिक जो है पहले लाइन नंबर 90 को पहले लाइन नंबर 60 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 61, 62, 63 और फिर जो है वो 90 तक पहुँचेगा और एग्जीक्यूट करेगा।